हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले आज के दिन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ही बम्पर न्यूज़ है जो कि आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो फिर आप लोगों का आज के दिन का जितना भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो अपडेशन होना चाहिए था वो इसी एक वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे दोस्तों। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, आज के दिन का सबसे चहीता स्टॉक था वेदांता, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, वेदांता की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पे मीटिंग थी एंड मीटिंग में एक ही बात की चर्चा यहाँ पे होने वाली थी, इंटरिम डिविडेंड का क्या करना है। अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता है, हिंदुस्तान जिंक उन्होंने ज़बरदस्त इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे मतलब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया एंड वेदांता आप सभी लोगों को पता है हिंदुस्तान जिंक की होल्डिंग कंपनी है। सो इसका अगर हम लोग अर्थ निकालें तो बहुत सारा जो डिविडेंड है वो वेदांता के पास ही आने वाला है। एंड क्या वेदांता अपने शेयर होल्डर को ये डिविडेंड देगा या नहीं, देखा जाए तो पहले बताया जा रहा था कि मैक्सिमम 28% तक ये जा सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी करता था कि 28 को अगर हम लोग 100 ही पकड़ लेते तो 28% का रिटर्न मिल सकता था। बट बाद में बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा था कि 18 से लेके 20 रुपये तक आ सकता है। बट दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअल में वेदांता ने कितना डिविडेंड दिया है तो आप लोग देख सकते हैं, वेदांता के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने अप्रूव कर दिया इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹9.5 पर शेयर। सो दोस्तों, अभी भी हम लोग कह सकते हैं 9.5 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड, या फिर रफली अगर बोल दे मोटा मोटी 9.5% का रिटर्न ऐसे ही वेदांता के शेयर होल्डर को यहाँ पे मिल चुका है। अगर देखा जाए तो 9.5 रुपया भी बहुत ज़्यादा है, बट इसका हाइप इतना ज़्यादा हो चुका था। हाइप मतलब देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट भी यहाँ पे बोल रहे थे। बट स्टिल 9.5 हम लोग कह सकते हैं एक डिसेंट डिविडेंड फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुछ कंपनी तो 1-1 रुपये का डिविडेंड दे रही है, उससे तो अच्छा हम लोग कह सकते हैं कि ये डिविडेंड तो बहुत ही उससे 100 गुना अच्छा ही है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले अशोक लेलैंड को। अशोक लेलैंड अगर हम लोग देखें तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बट आप सभी लोग पता है सरकार के अलग अलग नियम आए थे ऑटो सेक्टर में, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लोडिंग कैपेसिटी से रिलेटेड, उसी के साथ साथ इंजन से रिलेटेड, पुरानी व्हीकल से रिलेटेड। सो ऑटो सेक्टर इसके चलते बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में था। प्लस अगर हम लोग बात करें अप्रैल मंथ से ऑटो सेक्टर की जो हम लोग काया पलट की उम्मीदें रख रहे थे वो होने वाली थी, बट उसके पहले ही कोविड ने एंट्री ले ली। सो कोविड के चलते हम लोग कह सकते थे ऑटो सेक्टर पहले ही प्रेशर में था, तो जो रिकवरी हो रही थी वहाँ से सभी लोगों ने पैसे निकाल लिए एंड इसके चलते ऑटो सेक्टर में हम लोग को गिरावटें देखने को मिली है। सो अशोक लेलैंड की बात करें तो अभी फिलहाल ये 81 तक स्टॉक हम लोगों को आते हुए देखने को मिला, बीच में जो 40 रुपये के आसपास था। सो ऑलमोस्ट ये इसने डबल यहाँ पे जंप कर दी है। अभी अशोक लेलैंड की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे ये ज़्यादा फॉर्म में इसलिए चल रहा है क्योंकि अपने नए नए मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड लॉन्चेस बॉस एलेक्स एंड एली ट्रक्स, जिसके चलते हम लोगों को शेयर प्राइस में जंप यहाँ पे देखने को मिली थी। सो नए नए ट्रक्स यहाँ पे लाए जा रहे हैं, जिसका प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ तो लगभग 17 लाख के करीब है, 17 से 18 लाख के करीब है। एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा, बट इतना हम लोगों को इसका कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अशोक लेलैंड देखा जाए तो पूरे दुनिया में नंबर 4 पे आती है लार्जेस्ट व्हीकल से रिलेटेड। अगर हम हेवी व्हीकल्स जो बसेस भी बनाती है उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड, तो दोस्तों बर्गर किंग का आईपीओ यहाँ पे आने वाला है एंड उसकी साइज़ की बात करें तो दोस्तों 542 करोड़ का ये आईपीओ यहाँ पे आ सकता है। दोस्तों बताना चाहूँगा इसके पहले जो प्लान था लगभग 600 करोड़ का था, बट अभी फिलहाल 542 करोड़ का प्लान यहाँ पे बर्गर किंग मार्केट से उठाने की कोशिश करेगा। सो एक हम लोगों को ये न्यूज़ देखने को फिलहाल यहाँ पे मिल रही है। सो बर्गर किंग के आईपीओ के बाद अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आप सभी लोग पता है एफआईएस एफपीएस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं एंड यहाँ पे एफपीएस एंड एफआईएस का जो डेटा यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसको यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करें तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी वापस यहाँ पे बढ़ा दी है। पहले ये 25% के नीचे थे, अभी ये 25% के ऊपर यहाँ पे जा चुके हैं। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे पुराने यहाँ पे होल्डिंग की बात करें 24 पॉइंट लगभग 72 ये थी पुरानी एफआईएस की होल्डिंग, जो कि अभी बढ़कर उन्होंने यहाँ पे 25.20 कर ली है, 25.20। सो अच्छा खासा जंप यहाँ पे एफआईएस का हम लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस मतलब पैटर्न में, होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल रहा है। सो रिलायंस के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आने वाले जो आज के दिन की एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली वो थी लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री से मतलब जो गाइडलाइंस थी वो इशू हो चुकी है टू इंप्लीमेंट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के जो वेविंग ऑफ से रिलेटेड प्लान था। तो सुप्रीम कोर्ट यही चाह रहा था कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, बट हम लोगों को ये गाइडलाइंस इशू होनी चाहिए। सो फाइनली ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो एक अच्छी न्यूज़ आज के दिन हम लोगों को ये वाली भी देखने को जरूर मिले, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बनाया है।
दोस्तों वीडियो को आगे लेके जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। कल 10:30 बजे एक जबरदस्त पावरफुल वीडियो यहाँ पे आने वाला है, जो बिल्कुल आप स्किप मत करना, वरना आपको हो सकता है बहुत सारा नुकसान। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सब लोग पता है आरबीआई के जो डिप्यूटी गवर्नर है, यस, उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि इंडिया की अगर हम लोग जीडीपी को वापस, जो मतलब हम लोगों ने खोया है, उसको वापस अगर रीगेन करना है तो उसके लिए शायद से कम 1 साल यहाँ पे लग सकता है। ये आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर ने ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं, एंड वो है फाइलिंग से रिलेटेड। यस दोस्तों, टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड अलग अलग रिटर्न्स होते हैं, वो हम लोग को यहाँ पे फाइल करने होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकार ने जो कुछ डेट्स है वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए, जितनी भी थी फाइलिंग से रिलेटेड, टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड एक्सटेंड कर दिए। अगर हम लोग ऑडिट की बात करें, अकाउंट ऑडिट करना था तो पहले ये डेट था हम लोगों को 31 अक्टूबर बताया गया था, जो कि अभी एक्सटेंड करके 31 जैन यहाँ पे कर दिया है। अगर हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की बात करें तो वो भी यहाँ पे बढ़ चुकी है। 31 नवंबर था, जो कि अभी 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया। आप लोग देख सकते हैं आज ही की ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो जिन लोगों का भी टैक्स फाइलिंग बाकी था, सो डेफिनेटली अभी वो आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। आराम से मतलब आखिर तक मत रुकना, आप सभी लोगों को पता है बाद में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ है इंडिया के फॉरेक्स के रिलेटेड। यस दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स है दोस्तों, वो लगभग हम लोग को $555.120 बिलियन तक देखने को मिले, जो कि आज तक के सबसे हाईएस्ट नंबर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ कुछ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है फॉरेक्स से रिलेटेड। सो ये भी न्यूज़ आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आरवीएनएल, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे आरवीएनएल सरकारी कंपनी है, सरकार की हिस्सेदारी भी लगभग हम लोग को 75% से ज़्यादा देखने को मिल रही है। सो एक्सपेक्टेशन है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, एंड जिस तरीके से सरकार यहाँ पे डाइवेस्टमेंट कर रही है तो इसका भी नंबर कभी ना कभी आने वाला था। सो शायद से नंबर यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट लगभग 15% की हिस्सेदारी आरवीएनएल में बेचेगी वाया ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। सो ये चीज़ तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जो इस कंपनी में 75% से ज़्यादा हिस्सेदारी किसी भी प्रमोटर की होती है तो ओएफएस आना बहुत ही लाजमी सी बात है। 3 साल के अंदर अंदर ये सारा कंप्लाई यहाँ पे करना चाहिए होता है। सो अगर हम लोग बात करें आरवीएनएल की तो 2019 में ये कंपनी हम लोगों को लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी, 12 अप्रैल 2019। सो उसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि 3 साल के अंदर अंदर ये रूल को कंप्लाई करना पड़ता है। सो ये ओएफएस कोई सरप्राइजिंग ओएफएस नहीं है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत बार कंपनीज बताई कि कहाँ कहाँ पे ओएफएस आ सकता है, तो उसमें भी इस कंपनी का नाम मैंने ज़रूर आप लोगों को बता दिया था। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने और एक स्टेटमेंट दे दिया है कि यहाँ पे फ्यूचर में रेट कट हो सकते, उसकी एक उम्मीद है यहाँ पे दे दी है, बट ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के ऊपर। उन्होंने कहा है कि अगर इन्फ्लेशन जो कि अभी हाईएस्ट लेवल पे ही चल रहा है, अगर वो मॉडरेट भी हो जाता है, कि अगर हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल भी हो जाता है नॉर्मल, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो रेट कट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन है वो हम लोगों को शायद से फुलफिल होती हुई देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे यहाँ पे मैंने फटाफट यहाँ पे कवर कर लिए, जितने भी सारे थे वो आप लोगों को अपडेट यहाँ पे मिल चुके हैं। सो फाइनेंस से रिलेटेड प्लस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ थे आप लोगों को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो आई होप आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।